आज हम उन्नाव की धरती पर खड़े हैं। माना जाता है कि ये जो धरती है ये क्रांति और कलम की धरती है। और हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो संकट मोचन हनुमान मंदिर है। ये संकट हटते हैं बाकियों के। वैसे ही आज जो हमारे स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं वो भी विधायक जी हैं और यहाँ के विधायक हैं उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा से। वो विधायक हैं, बीजेपी के विधायक हैं। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर वो किसके दुख हटते हैं और किसके लिए वो संकट मोचन बनने का काम करते हैं। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। जायका सियासत का शो की शुरुआत हो चुकी है और आज के हमारे एपिसोड में जो हमारे स्पेशल मेहमान होने वाले हैं वो बेहद ही खास हैं। और मैं बता दूं कि इस वक्त हम लोग उन्नाव जिले में मौजूद हैं। भगवंत नगर विधानसभा से बीजेपी के विधायक हैं आशुतोष शुक्ला जी। और आज हम यहाँ पर आ गए हैं और तमाम उनसे चर्चा करने वाले हैं जो लोग अभी तक उनको राजनीतिक दृष्टि से देखते आए हैं। अब वो ये भी देखेंगे कि असल जिंदगी में आशुतोष शुक्ला आखिर हैं कौन और आखिर उनका व्यक्तित्व कैसा है। उन्नाव जिले के बदरका गांव में हम मौजूद हैं। यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद की धरती है ये। तो जहाँ पे हम मौजूद हैं यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद को आप सभी जानते होंगे। एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने बेहद ही खास योगदान दिया है। अपने जान को न्यौछावर करके उन्होंने भारत के लिए आजादी की मांग की थी। आशुतोष जी, आप ऐसी ही धरती को यहाँ से आप जन्मे हैं। अब आप थोड़ा सा बताइए कि आज क्योंकि आप इस शो पे मौजूद हैं, जायका सियासत का शो तमाम ऐसी राजनीतिक हस्तियों को कैप्चर करता है, आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले हमारे बैशवाड़े में आने के लिए आपकी पूरी यूनिट को और आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। क्योंकि हमारे वहाँ परंपरा है अतिथि देवो भव। आप लोग कानपुर से चल के आए हैं तो आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जहाँ पे आप खड़ी हैं ये बैशवाड़ा भगवंत नगर विधानसभा की तीसरी ग्राम सभा है। जब लखनऊ कानपुर हाईवे चलती, पहले बंथर पड़ता, फिर आटा पड़ता, ये बदरका पड़ता। बदरका को हम लोग तीर्थ स्थल के रूप में मानते हैं और पूछते हैं पूरा बैशवाड़ा, पूरा उन्नाव जनपद। चूंकि ये शहीद आजम पंडित चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है जहाँ इस समय आप लोग खड़े हैं। जी आशुतोष जी, उन्नाव की जब बात होती है या खास तौर से अगर बात करें भगवंत नगर विधानसभा की बात करें तो इसको कलम और क्रांति की धरती कहा गया है। कलम इसलिए क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसे साहित्यिक लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे जन्म लिया है। और क्रांति की बात करते हैं तो तमाम ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका जन्म यहाँ पे हुआ है। आज जिस जगह पे हम मौजूद हैं इस जगह से आपका जुड़ाव कैसे है, हम पहले ये जानना चाहेंगे। जी, आपने पहली बात कही कि बैशवाड़ा जो है, भगवंत नगर जो है, पूरा कलम और तलवार का धनी माना जाता है। कलम की इसलिए धनी माना जाता है कि बैशवाड़े को, भगवंत नगर को साहित्य से अगर हटा लिया जाए, हम गर्व सहित कर रहे हैं, गर्व सहित कह रहे हैं कि अगर बैशवाड़े को, भगवंत नगर को साहित्य से हटा लिया जाए तो पूरे भारत देश का साहित्य अधूरा रह जाएगा। हम इनकार से नहीं कर रहे हैं, बहुत झुक के नम्रता पूर्वक बताने जा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यही की मिट्टी से, उन्नाव जनपद की नहीं, बैशवाड़ा की मिट्टी से, भगवंत नगर की मिट्टी से महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला गढ़ा खोला। उन्होंने इसी बैशवाड़े भगवंत नगर मिट्टी में गढ़ा खोला में जन्म लिया। आप लोगों ने उनका साहित्य पढ़ा है। फिर पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने बैजे गांव बेथर से, अभी आप चलेंगी वहां भी आधा मिनट रुक लेना, उनका स्मारक है। पंडित गया प्रसाद शुक्ल से नहीं, उनकी ग्राम सभा भी हड़हा है। राजू श्रीवास्तव आप लोगों से जुड़े थे जी।
उनका भी पैतृक गांव यहीं पे मगरैर हमारी विधानसभा में है। पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र जिन्होंने 92 पुस्तकें लिखी, वहां भी आपको भी 2 मिनट के ले चलेंगे। सागर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे वो भी। शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी का गांव है, जिन्होंने कहा था कि आजाद हूं आजाद ही रहूंगा, अंग्रेजों की गोली हमें नहीं मार पाएगी। जब तक उनकी मौजर में गोलियां थी तब तक वो चलाते रहे। अंग्रेज एक एक अंग्रेज मौत के घाट उतरता रहा। जब आखिरी गोली बची तो कनपट्टी में लगा के उन्होंने अपने प्राणों का आहुति दे दी, लेकिन उनके जिंदा में अंग्रेज उनके शरीर को हाथ नहीं लगा पाए। उनकी पवित्र जन्मस्थली में खड़े मां जगरानी जी ने, धन्य थी जिन्होंने उनको जन्म दिया। अगले साल जब कभी आएंगी तो आजाद जी की प्रतिमा लगी है। मां जगरानी जी की आजाद ट्रस्ट के मंत्री है राजेश शुक्ला जी, इस बात हो चुकी है। अध्यक्ष जी मौजूद है राजेश शुक्ला जी, यहाँ के गांव प्रधान भी मौजूद हैं। तो अगला जब यहाँ का कार्यक्रम होगा, साल में एक कार्यक्रम मनाया जाता है, 6, 7 और 8 जनवरी को मनाया जाता है। उसके पहले उनकी माता जी की भी स्टेचू लग जाएगी। अच्छा, तो जगरानी जी का भी। सतीश महाना जी के सामने हम वादा कर चुके हैं, आचार संहिता इसलिए कोई घोषणा नहीं कर सकते। हाँ। लेकिन वो पहले की घोषणा है, चुनाव के बाद, आचार संहिता के बाद हर चीज चुनाव को ध्यान रखते हुए। अपने व्यूअर्स को स्क्रीन पे वो भी दिखाऊंगी। पुस्तकालय भी इतना बढ़िया बनाया, आदरणीय सतीश महाना जी उद्घाटन करने आए थे, वो तुरंत फोटो खिंचवा के ले गए कि हमारे क्षेत्र में ऐसा हम पुस्तकालय बनवाएंगे। मैं चाहूंगी कि एक बार आप हमें भ्रमण करा दें अंदर। मैंने इतनी चमकती हुई बिल्डिंग नहीं देखी है, इसलिए मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स भी एक बार नजर जरूर डाल लें। तो देखिए, ये बेहद ही शानदार पुस्तकालय है जिसको तैयार किया गया है। अभी यहाँ पे आचार संहिता के चलते यहाँ पे पुस्तकें नहीं आ सकी हैं। किस तरह की पुस्तकें आप यहाँ पे रखवाने वाले हैं? क्या वो उन्नाव जिले से जुड़ी हुई है या क्रांतिकारियों से? यहाँ पे राउंडेड मेज लगेगी पूरे में। हाँ। उसके कुर्सियां होंगी। हाँ। चारों तरफ और बुक्स होंगी। उसमें उन्नाव जनपद ही नहीं पूरे, और कंप्यूटर लगवा दूंगा सबकी जानकारी के विषय में। पूरी कंप्यूटर जो लेटेस्ट लाइब्रेरी जिसको हम कहेंगे, जी डिजिटल लाइब्रेरी। हाँ, उस टाइप बनाना चाहते हैं। और जैसे आचार संहिता खत्म होगी 3 महीने के अंदर बना दूंगा। 5% काम बाकी है। और उसमें आपने पूछा कि किस ढंग की किताबें बुक्स रखना चाहेंगे। जितने, जैसे शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जी हैं, उनकी राजा राव रामबख्श सिंह हैं, जितने हमारे यहाँ के उन्नाव जनपद के क्रांतिकारी हुए, जितने साहित्यकार हुए और दुनिया के जो साहित्यकार हुए, हम चाहते बदरकम उनको पहचाने, समायोजित कर दें। पूरे जो कानपुर, लखनऊ, दिल्ली के लोग भी आए, लोग दर्शन करने आते हैं, यहाँ मिट्टी को नमन करके चले जाते थे, उनको एक गिलास पानी भी नहीं मिल पाता था। तो यहाँ जब आएंगे, बैठेंगे, ऑफिस है, एक जो लोग आएंगे उनके लिए भी कमरा, एक ऑफिस है, एक आदमी रहता है यहाँ पर। मैं तो कुछ अच्छा लेके जाएंगे कि जैसे आए मिट्टी छुई नमन करके बेचारे चले गए। ये भी ठीक है। तो देखिए, चंद्रशेखर आजाद जी का स्मारक है और हम चाहेंगे, क्योंकि उस धरती पे हैं, तो सम्मान करना ना भूलें। देश के लिए उन्होंने एक ऐसा काम किया है जिसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहने वाले हैं। देशभक्ति के भाव से आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम भी उनको कुछ समर्पित करना चाहेंगे। तो इस वक्त हमारे बीच बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। विधायक जी से तो हम बातचीत कर ही रहे हैं, पर क्योंकि इस वक्त हम लोग चंद्रशेखर आजाद की धरती पे खड़े हुए हैं, तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो राजेश शुक्ला जी हैं। राजेश शुक्ला जी यहाँ पे जो ट्रस्ट है उसके मंत्री हैं, चंद्रशेखर आजाद ट्रस्ट के मंत्री हैं। तो यहाँ पर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रूप है आपने यहाँ पे बदलते हुए देखा है सालों में, आप हमें बताइए कि यहाँ पर इससे पहले कौन से काम किए गए और कौन से काम नहीं किए गए,
किस तरह से इसका रूप बदला है इस जगह का? ये हम लोगों के लिए कहें तो दुर्भाग्य की बात रही। जी। शहीद आजम चंद्रशेखर आजाद जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हंसते हंसते स्वतंत्रता का रास्ता खोला, उन्हीं की जन्मस्थली पूर्णतया उपेक्षित रही। 1972 में यहाँ पे पेयजल की बहुत भयंकर समस्या थी। तब राज्य सरकार की तरफ से प्रथम ग्राम यूपी ग्रामीण पेयजल योजना शहीद चंद्रशेखर आजाद जन्मस्थली के नाम से खोली गई थी। पर्यटन अतिथि गृह ये बनवाया गया था राज्य पर्यटन निदेशालय की तरफ से। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था। उसके बाद से 72 के बाद से ये पूर्णतया उपेक्षित वीरान पड़ा रहा है आजादी की जन्मस्थली। राजेश जी, मगर एक बात बताइए कि लोगों के मन में बड़े सवाल होते हैं। ये वीर पुरुष रहे हैं, ये क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने आज भारत को आजाद करने में अपना योगदान दिया। आज नागरिक होने के नाते कई ऐसी चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए, मगर क्यों बदलाव नहीं हुआ? सरकारें आई, सरकारें गई, यहाँ पर क्यों लोगों का ध्यान नहीं गया? राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, बराबर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक के ट्रस्ट के जो महामंत्री थे, संस्थापक डॉक्टर किशोर शुक्ला द्वारा मांग की जाती रही, मगर यह दुर्भाग्य रहा। ये तमाम सारी घोषणाएं हुई। आपका समय हो तो हम अभी सारी फाइलें दिखवा दें। जो यहाँ आए वो घोषणा करके चले गए, उसके बाद भूल गए। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात यह रही कि जो विधानसभा चुनाव पिछले हुए उसमें हमारे माननीय जो विधायक बैसवाड़ा सेवक के नाम से विख्यात है पूरे जनपद और पूरे क्षेत्र में, उन्होंने प्रथमतया यहाँ को गोद अपनी तरफ से गोद का लेने का जो संकल्प लिया, उसी का परिणाम जो आप हरा भरा ये पार्क देख रहे हैं, ये आजाद स्मारक आजाद पुस्तकालय भवन देख रहे हैं, ये आजाद प्रतिमा स्थल को जो नया रूप देख रहे हैं, आगे मैदान को जो स्वरूप देख रहे हैं, वो यहाँ हमारे माननीय विधायक जी आशुतोष शुक्ला जी की देन है। वो बराबर संकल्पशील है इसके लिए कि यहाँ कुछ अभी सबक अस्पताल को बन जाए, कॉमन हॉल बन जाए। अच्छा। राज्य सरकार से भी मांग कर रहे हैं। तो यानी पीछे जो हॉल है अभी उसको कुछ बनाया जा रहा है? जी जी, ठीक है, ठीक है। तो यानी उसमें एक हॉल बनाया जाएगा, कॉमन हॉल की प्रस्तावना है। ठीक है। आगे और क्या उम्मीद करते हैं? यहाँ पे और क्या कुछ काम होने बाकी है आपको लगता है? क्योंकि देखिए सोलर पैनल लग चुके हैं, फाउंटेन शुरू हो चुका है, नाइट लैंप्स लग चुके हैं, और यहाँ पे क्या कुछ काम होना बाकी? हम लोगों की नहीं, पूरे क्षेत्र और पूरे जनपद, हमको लगता है पूरे प्रदेश और देशवासियों की मांग होगी। जैसे ही चंद्रशेखर आजाद स्मारक जन्मस्थली एक पर्यटन स्थल राज्य सरकार की तरफ से घोषित हो, इसके लिए हमारे विधायक जी ने, आशुतोष शुक्ला जी ने, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री जी, पर्यटन मंत्री जी, निदेशक पर्यटन निदेशालय से बराबर पत्र व्यवहार भी कर रहे हैं और संपर्क भी कर रहे हैं। अभी हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी आजाद जी के 118वें जन्म दिवस पर 7 जनवरी को, पिछले 7 जनवरी को आए थे जब 24 में, उन्होंने उनसे भी मांग की गई थी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इसको पर्यटन स्थल का दर्जा स्वरूप प्रदान करेंगे, जिससे देश प्रदेश के जो यहाँ टूरिस्ट आया करते हैं उनको लगे कि हम आजाद जी की जन्मस्थली पर पहुँचे हैं। ठीक है। तो यहाँ आए हैं और यहाँ पे माना जाता है कि ये बेहद ही खास सेल्फी पॉइंट है। तो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको एक अलग तरह की खूबसूरती नजर आने वाली है। सेल्फी पॉइंट इसका नाम दिया गया है विधायक जी। जैसे आप पढ़ सकते हैं, सुस्वागतम आजाद। मैं चाहूंगी कि मैं और विधायक जी भी एक सेल्फी ले लें, क्योंकि यहाँ पे आए हैं उन्नाव, और ऐसा ना हो कि बिना सेल्फी लिए यहाँ से जाना हो। विधायक जी, हमें एक चीज बताइए कि क्योंकि आपके जब कार्यों की बात करते हैं तो बड़ी लंबी फेहरिस्त है इस चीज की। इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं, इस जगह के बारे में थोड़ी सी आप हमें बात बताइए कि ये इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आपको लगता है कि जनता को जानने की जरूरत है? ये भगवान नगर विधानसभा का, जैसे लखनऊ कानपुर NH से एंट्री होते हैं तो ये पहला गांव, और इधर रायबरेली तक भगवंत नगर विधानसभा जो बैसवाड़ा नाम से प्रसिद्ध जाता है, इधर फतेहपुर तक, और इधर हमारी पूर्व विधानसभा सीमा है। तो NH लखनऊ कानपुर जो है इसका पहला गांव बनथर पड़ता। ये सामने जो मूर्ति है
ये यहाँ के महंत थे राम जी, जी जी। उनके टाइम में आया करता था। 20 साल पहले यहाँ मेला लगा करता था साधारण। तो 20 साल पहले भी यहाँ प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने इन्वर्टर वगैरह, विधायक तो मैं 2 साल से बना हूँ क्षेत्र का, लेकिन 20 साल पहले भी इन्वर्टर लगाया था। तो यहाँ पहले जो गरीब कन्याओं की शादियां होती थी या गांव में मध्यम श्रेणी में, तो वहां पे पंचायत घर में ये स्कूल में बारातें रुक जाती थी। गांव की व्यवस्था, आप लोग शहर में रहती हैं, यहाँ गेस्ट हाउस नहीं होते, रुक जाती थी। अभी एक शासनादेश हो गया था, उसमें पंचायत घर या सार्वजनिक किसी स्थान पर ये स्कूल में बारात नहीं रोकी जाएगी। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा क्यों न हो अपनी जो क्षेत्र विकास निधि है उसके द्वारा हर गांव सभा में शुरुआत हमने की है। एक बारातशाला कन्याओं के लिए दे, जहां उनकी शादियां हो सके और बारातशाला, बारात घर बारात रुक सके। तो उसकी शुरुआत पहली हमने यहाँ से की। अभी तक 22 बारातशालाएं कुछ बन चुकी हैं, कुछ प्रस्तावित है, कुछ बन नहीं। और मुख्य मार्ग से पहुंच मार्ग तक इंटरलॉकिंग हमने लगवा दिया और प्रकाश की व्यवस्था करा दिया। आपके सामने भी कैमरा लगाएंगे आप, तो सामने प्रकाश की व्यवस्था करा दी, हाई मास्क लाइट लगा के। और हमने एक सूरज को चिराग दिखाने का छोटा सा काम किया है कि जैसे शहर में लोग जाते हैं चकाचौंध में, जहां 1.5 लाख रुपया किराया पड़ता है, तो ये निःशुल्क व्यवस्था है, इसमें 5 रुपया भी इसका किराया नहीं लिया जाएगा। तो सफाई की व्यवस्था भी हम ही कराएंगे, मेंटेनेंस किसी गांव वाले से पैसा नहीं, 100 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। चलिए, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार हमारे व्यूअर्स को हम ये बारातशाला भी दिखा दें। आशुतोष जी ऐसा बता रहे हैं कि 22 और ऐसी बारातशालाओं का निर्माण किया गया है और वो उन्हीं की ही निधि से है। यानी कि ये विधायक निधि से, क्षेत्र विकास निधि से किया गया है। यहाँ पे गरीबों से पैसा नहीं लिया जाता है। यहाँ पे जो कई ऐसे माँ बाप हैं जो गरीब परिवार से हैं और अपने बेटियों, गरीब अमीर मध्यम श्रेणी किसी से नहीं लिया जाता। अच्छा, ये सभी से आप पैसा नहीं लेते हैं? यानी कोई भी यहाँ पे आकर के शादी के लिए अगर आकर के रुकना चाहता है, तैयारी करवाना चाहता है, तो वो यहाँ पे मौजूद। इसके तैयारी आखिर इसके पास यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनाइज करने के लिए इवेंट किसकी जरूरत पड़ती, कहाँ लिखा पड़ी में लिखवाना जरूरी? ठीक है, प्रधान को हमने सारी चाबियां सांसद जी के सामने, सांसद जी का भी नाम लिखा है। तो हम प्रधान को जिस दिन इसका उद्घाटन करते हैं तो प्रधान के हाथ में चाबी दे देते। चूंकि वो गांव के प्रथम नागरिक होता है तो वो उसको अच्छा ढंग से अरेंज कर लेगा। तो बीच बीच में आपका आना जाना भी यहाँ पे लगा रहता होगा, क्योंकि मेंटेनेंस। और जब शादियां होती हैं कन्याओं की, तो वैसे भी हमको लोग निमंत्रण देते हैं। अच्छा, तो आप आते हैं? तो शादियों में आते हैं तो देख रेख बनी रहती है। तो 22 बारातशाला ये कहाँ पे मौजूद है? आप थोड़ा सा इसकी हमें जानकारी हमारी क्षेत्र में 22 जगहों, जैसे पहले ये बंथर में है, फिर यही 2 किलोमीटर बाद आटा गाँव में है। अच्छा, आटा गांव पड़ता है, ग्राम सभा है, ये बंथर ग्राम सभा है अलग है, आटा ग्राम सभा अलग। एक बदरका में प्रस्तावित है। अच्छा। और इटौली का दौदापुर मजरा है, वहां बनके तैयार है। सिकंदरपुर कर्ण ब्लॉक के नाम से गांव है, वहां बनके तैयार, उसका भी उद्घाटन हो चुका है। दाऊदपुर का भी उद्घाटन हो चुका है। बंधमीरपुर के मजरे का भी उद्घाटन हो चुका। और जहां आप अभी चलेंगी बक्सर, वहां एक मलेपुर मजरा है। मजरे गांव में जो गांव सभा होती है उसको गांव सभा कहते हैं। उसमें जो छोटे छोटे पूर्वा या मजरे होते हैं उनको हम लोग गांव भाषा में मजरे कहते हैं। वहां बनके तैयार है। उदाहरण के तौर पे आपको हमने नाम गिना दिए। ठीक है। और जैसे बंधमीरपुर एक गांव है, एक इटौली है, वहां बनके तैयार है, एक भदोही बनके तैयार है। ये सब उद्घाटन आचार संहिता के पहले हो चुके। चलिए, बहुत अच्छा। आप क्योंकि आप ऐसे काम कर रहे हैं जिससे लोगों की और जनता की मदद हो रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत बढ़ जाती होंगी। कौन सी ऐसे लोग हैं जो आपके पास हेल्प लेकर के आते हैं कि विधायक जी ये भी करवा दीजिए, ये भी करवा दीजिए? देखिए, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों के लिए आप यहाँ पे काम करते हैं, उनके काम कराते हैं। और कौन से नए काम आपके पास पूरा रोड मैप बना हुआ है कि मैं ये भी करवाऊंगा? पहला क्वेश्चन आपने उठाया कि कौन से लोग आते हैं। पहली बात आपने ये की, एक एक बात पे चर्चा हो तो उचित रहेगा। हमारी पार्टी
की सोच थी। हमारी पार्टी के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे। उनकी एकात्म मानववाद सोच थी कि समाज के हर दबे कुचले, वंचित, सताए गए, शोषित, इनको जमीनी रेखा से उठा के सबको बराबरी की रेखा तक लाया जाए। उसी पे हमारे आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं, उसी विचारधारा पे। एकात्म मानववाद आपने पढ़ा होगा, और उसी पे आदरणीय योगी जी चल रहे हैं। मैं मोदी जी का एक छोटा सा सिपाही हूँ, आदरणीय योगी जी का एक छोटा सिपाही हूँ। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो एकात्म मानववाद की विचारधारा थी, उसी के आधार पर चल रहे हैं। तो सबसे ज्यादा हमारे पास आते हैं शोषित, वंचित, गरीब और निचले तबके के लोग। निचले तबके से हमारा जात से अर्थ नहीं, जो गरीबी रेखा नीचे वीकर सेक्शन लोग आते हैं, जिनके पास किराया भी नहीं होता है आने जाने के लिए। तो आचार संहिता चल रही है इस समय, तो हमने सब कुछ रोक दिया है। लेकिन हम चलने के पहले आचार संहिता जैसे खत्म हो जाएगी, फिर वही रूपरेखा हम पूछ लेते, अम्मा किराया है कि नहीं, चाची किराया है कि नहीं। साड़ी अगर फटी है तो घर में हम अपनी धर्मपत्नी से कहते हैं कि इनको एक साड़ी बढ़िया दीजिए आके, और किराए के लिए आने जाने भर का पैसा भी इनको दीजिए। आचार संहिता जिस दिन लगी है, और जब तक आचार संहिता लगेगी तब तक इन सारी बातों पे ध्यान रखा जाएगा। नहीं, रोक लग गई है। हाँ, ठीक है। नहीं, हम आचार संहिता के दायरे में आ जाएंगे, इसलिए 1-2 महीने के लिए। ठीक है, तो यानी हमारा इस वक्त अपने सारे विकास कार्यों हमारे पास सारे लोग आते हैं, और जो हमारी पार्टी को वोटर नहीं है मुख्य रूप से किसी कारण से, वो सबसे ज्यादा लोग हमारे पास आते हैं कि भैया के पास चलेंगे, मदद करेंगे। ठीक है, तो यानी मानवता के लिहाज से आप अभी भी काम कर रहे हैं, मगर आचार संहिता को देखते हुए आपने जितने भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं उन पे ब्रेक लगा दिया है, विकास कार्यों पे। क्योंकि जो चल रहे हैं वो तो चल रहे हैं, उसमें रोक नहीं, लेकिन नए विकास कार्य की किसी घोषणा नहीं कर सकते। आपने रोक के रखा है, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं बंथर में, और यहाँ पे एक ऐसी बारातशाला में हम मौजूद हैं। 22 और ऐसी बारातशालाएं बनाई गई हैं जिसको लेकर के अभी विधायक जी हमें बता रहे हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार इसके असल हालात जानने के लिए हम इसके अंदर का आपको दौरा करा दें। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे कि अगर यहाँ से आप नजर घुमाएं तो यहाँ पे खिड़की लगाई गई है, फुल्ली वातानुकूलित इसको बनाया गया है। बिजली को भी लेकर के यहाँ पे सभी प्लग पॉइंट वगैरह बनाए गए हैं। अगर आप नजर मारे तो विधायक जी ने यहाँ पे काफी काम कराया हुआ है। पंखों की भी यहाँ पे व्यवस्था कराई गई है, जिसके लिए यहाँ पे इन्होंने रेगुलेटर लगाया हुआ है। तो यानी अगर कोई भी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति है या कोई परिवार है, वो यहाँ पे आकर के अपनी बेटी की विदाई भी कर सकते हैं, और अगर तैयारी है शादी की तो वो भी कर सकते हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एरिया है। आप सोचिए कि अगर 22 ऐसे और बारातशाला बनाए गए हैं तो इसमें कितने पैसे की लागत हुई होगी, जो कि विधायक जी ने अपनी जेब से दिया है। विधायक जी, एक और चीज पे आपसे बात करेंगे। जब बात उन्नाव की होती है या भगवंत नगर की होती है, तो इससे पहले की जो तस्वीर थी वो बहुत बदली हुई थी, बड़ा पिछड़ा हुआ ये नजर आता था। आपके आने के बाद से, अगर जैसा आप बता रहे हैं कि आपने यहाँ पे 22 बारातशाला बनाई है, आपने यहाँ पे सोलर पैनल लगवाया था, इन्वर्टर लगवाया था, वो भी आप 14 साल पहले की बात बता रहे हैं। तो आप हमें बताइए कि किस तरह से यहाँ की तस्वीर बदलने वाले हैं आप। अभी तक हमने 22 बारातशाला में 11 बारातशाला लोकार्पण हो चुके, मतलब उद्घाटन हो चुके, चालू हो गए। कुछ बारातशालाएं 22 में निर्माणाधीन है। अच्छा। कुछ प्रोजेक्ट अभी कार्य चल रहे हैं 22 में। हमारी सोच ये है कि लगभग 250 से ज्यादा ग्राम सभाएं हैं, तो हर ग्राम सभा में एक बारातशाला कम से कम हो। गांव में हर मजरे में। अभी तक हम लगभग 750, ये जो आप लगा लाइट डालिएगा जी, ये 750 के आसपास हाई मास्क सोलर लाइट उपलब्ध करा चुके हैं। और 98 ये जैसे इंटरलॉकिंग रोड लगी, ये हमने लगाए, इंटरलॉकिंग रोड बनाए। कुछ गांव में
जो जनता की मांग होती किस तरह उसके की अनुरूप होती है, मैं ये भी हाँ, जानना हम चाहती हूँ बताते कि हैं। उन्नाव की जनता की सबसे आखिर ज्यादा मांग क्या है? उन्नाव की जनता सोलर लाइट मांगती है। हाँ, सोलर लाइट रात में जैसे प्रकाश व्यवस्था नहीं है या वहां कनेक्शन ही नहीं बिजली का, शादियां जहां रुकती है उसके लिए एक दिन के लिए तो कोई शादी व्यवस्था करेगा नहीं टेम्परेरी, तो सबसे ज्यादा सोलर लाइट मांगते हैं लोग। मंदिरों के पास, मंदिर हमारा अंधेरे में न रहे, हमने घोषणा की थी मंदिर के अंदर लग नहीं सकती, ये गाइडलाइन है विधायक जी की, तो मंदिर के बाहर हम लोग लगा सकते हैं। मंदिर हमारा अंधेरे में न रहे, तो प्रकाश की व्यवस्था पे हम लगभग 650 से ऊपर अभी तक लाइट 2 साल में लगा चुके हैं। तो देखिए घर की तरह ही मान करके विधायक जी ने इस बारातशाला का निर्माण कराया है और यहाँ पे जैसे हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, मैं चाहूंगी कि एक बार 360 डिग्री भी हम आपको घुमा करके दिखा दें कि आगे और पीछे से इसमें क्या क्या तैयारियां की गई हैं और क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि देखिए सामने से तो सभी जो फ्रंट फेस होता है, फेसलिफ्ट होता है, वो बहुत अच्छा दिखता है, पर पीछे से भी जाकर के अपने व्यूअर्स को दिखाएंगे कि कितनी सफाई मेंटेन की गई है और किस तरह से यहाँ पे पीछे की तरफ और डेवलपमेंट किया गया है। विधायक जी, में थोड़ा सा बताइए कि ये जो आपने 3 एक्सेस दिए हैं ये किस चीज के लिए हैं, आखिर इसका पर्पस क्या है? अभी जहां अंदर हम लोग गए थे हाँ, वहां तो दूल्हे के लिए तैयार होगा, हाँ, उसके लिए अटैच है और ये 3 वॉशरूम अलग से हमने दिए हैं ताकि जो हमारा हॉल है उसके अंदर स्मेल न हो, गंदगी न जाए। अच्छा, और नहीं तो सारे लोग उसमें बैठ नहीं पाएंगे, सो नहीं पाएंगे, तो ये बाहर से हमने दे दिया। यहाँ की चूंकि शहर के लोग नहीं है, गांव के लोग आते हैं तो यही नहाएंगे धोएंगे और यही फ्रेश होंगे। और जो दूल्हे का कमरा है उसमें हमने अटैच वॉशरूम दिया। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो मैं चाहूंगी कि एक बार पीछे और यहाँ भी हम अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी यहाँ चुनाव के बाद कुछ ग्रीनरी का काम और बाकी है। आप ग्रीनरी की बात कर रहे हैं, मगर क्योंकि मैंने आपके प्रोजेक्ट्स का एक मुआयना किया है, मैं हमारे व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि विधायक जी का एक खासा इंटरेस्ट है ग्रीनरी को मेंटेन करने में। तो कोई भी प्रोजेक्ट होता है, कोई भी चीज का निर्माण कर रहे हैं, मगर उसमें जितना इम्पोर्टेंस वो दे सकते हैं ग्रीनरी को, वो उतना देते हैं। यानी कि पेड़ पौधों में रुझान विधायक जी का शुरू से रहा है। अभी जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेगा आपको नजर आएगा कि और क्या क्या विधायक जी करते हैं। तो बंथर में इस वक्त मौजूद थे हम लोग आशुतोष शुक्ला, जो कि बीजेपी विधायक है भगवंत नगर विधानसभा से, और यहाँ पे हमने उनके तमाम विकास कार्यों को लेकर के चर्चा की और भी बहुत चर्चा करेंगे। जायका सियासत का शो आप देख रहे हैं और इसके बाद अब जो हमारे अगला पड़ाव होने वाला है वो बेहद ही खास होने वाला है। तमाम ऐसे रोचक सवाल करने वाले हैं, विधायक जी को जानने की कोशिश कर रहे हैं, राजनीति से हट करके वो और असल जिंदगी में कैसे हैं, इसको लेकर के भी विधायक जी से हमने आपको रूबरू कराया है और आगे भी चर्चा को बढ़ाते रहेंगे। देखते रहिए जायका सियासत का। जायका सियासत का शो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जो हैं वो साथ में जुड़ चुके हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उन्नाव के भगवंत नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक आशुतोष शुक्ला जी। अभी हमने उनको लेकर के 2-3 ऐसे लोकेशंस चुनी थी जहां पे उनके विकास कार्यों को लेकर के हमने बात की थी और हमने जाना कि आखिर किस तरह से उनके काम करने का ढंग है। लोगों से भी बातचीत की और ये जाना कि आखिर इसके पीछे वो किस तरह से अपने पर्पस को वो आगे बढ़ा रहे हैं। इस वक्त जिस लोकेशन पे हैं, क्योंकि बात जायके की भी होती है, तो जायका एक बार मैं चाहूंगी कि कैमरे पे आप दिखा दें कि क्या जायका हम आज लेने वाले हैं अपने विधायक जी के साथ। जिस लोकेशन पे मौजूद है वो बहुत खास है। आशुतोष जी, ये आपका फार्म हाउस है जहाँ पे आपने सारी तैयारी कराई है और बेहद ही देसी अंदाज में आज हम अपने जायका का जिक्र करने वाले हैं। तो थोड़ा सा बताइए कि आज मेन्यू में क्या क्या है। सबसे पहले आप हमारे घर पे यहाँ बैठी हैं, हमारा घर भी है यहाँ यही, तो आपका जो ABC न्यूज चैनल है, एबी न्यूज चैनल, उसको मैं बधाई देता हूँ, आपको बधाई देता हूँ और पूरी टीम को अतिथि देवो भव इस परंपरा को निभाते हो बधाई देता हूँ। ये हमारी गांव की छाछ है, ये
गांव की हमारी छाछ है। ये 5 प्रकार की दाल है, 5 प्रकार की मिला के ये दाल बनाई गई है। ये आपकी बेसन की रोटी है, और ये लिट्टी है, ये चोखा है, बहुत बढ़िया। और ये खीर है, विशेष प्रकार से बनवाई है, और ये आपकी मिठाई है। ये सब शुगर फ्री है, मिठाई और खीर। अच्छा, तो आप शुगर फ्री ही लेते हैं या नहीं, फिर आप... इसलिए बनवा दिया शुगर फ्री कि मान लिया आपकी टीम में आप या और जो लोग खाएंगे, किसी को अगर शुगर हो तो दोनों लोग खा लेंगे। देखिए, अभी तक तो शुगर नहीं है, मगर जिस तरह से जायका कर रही है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे जाकर के कुछ एडवांस में करवा दिया। मान लिया टीम को कोई सदस्य हो तो वो नहीं भोजन कर पाएगा फिर। मगर आशुतोष जी, इतना अच्छा और देसी खाना ये तैयार करते हैं, ये यहीं पे सब होता है या गाँव फिर हम स्वयं बना लेते हैं अपने हाथ। आज तो नहीं बनाया है। हाँ। शाम को हम लोग, कभी हमारे वाइफ आ गई, फैमिली आ गई, वाइफ हमारी बहुत अच्छा अपने उन्नाव में घर में जब रहती तो अपने हाथ से कंडे काट, तसलम जला, बैंगन भूजती बार उसी में आग में, और उसी में बैंगन भूनने के बाद ये पहले लिट्टी बना दिया, उसी में थोड़ी आग में बैंगन भरता बना दिया, आलू काट दिया, प्याज काट के बना लिया। आप बना लेते हैं ये सब? हाँ, मैं भी बना लेता हूँ। में फुकनी मार के और हाँ, वो ऐसे हाँ, कंडे लगा करके ये सब आप कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ चोखा बाटी बना लेता हूँ। खाना ठंडा ना हो, आप पहले खाना जरूर शुरू करें। जायका, सियासत का जायका बस यहीं से शुरू हो जाता है। तो चलिए, मैं चाहूंगी कि छाछ से हमारी शुरुआत हो, तो छाछ से शुरुआत करते हैं। मौसम इतना गर्म है तो छाछ तो बनती है। बहुत अच्छा स्वाद है। ये बनाने वाले को मैं चाहूंगी कि अगर वो हो कहीं पे तो एक बार कैमरे के आज सामने इन्होंने आए। बनाया है। हाँ जी, बधाई देना चाहूंगी कि इतनी इधर है। अच्छी छाछ मैंने शायद लाइफ में कभी नहीं पी ये है। हमारे गाँव के हैं। और ये कैसे आपने तैयार किए? कुछ अलग है, इतना ताजगी है इसके एक सिप से। नहीं, मट्ठे से तो सब तैयार करते हैं, आपने इसमें ऐसा क्या खास डाल दिया? मसाले हमने डाले हैं जो खास मसाले हैं, वही इसीलिए इसका टेस्ट आ गया। कुल्हड़ में इसको आपने सर्व किया है। कुल्हड़ में डालने के बाद क्या छाछ का भी कुछ स्वाद बदल जाता है? स्वाद बदल जाता है। 4 गुना स्वाद बढ़ जाता है। हाँ, खुशबू आती कुल्हड़ की, वाह, कुल्हड़ की खुशबू आ जाती है इसमें। असली जायका तो ये है, क्योंकि देखिए भारत जाना जाता है देसी ये गाँव खाने को के देसी लिए। घी है, खुराक दूध डेयरी से नहीं है, भैंस वाला घर का दूध देसी घी है। मैं चाहूंगी कि आप भी प्लीज ले लीजिए और इसको टेस्ट किया जाए, क्योंकि खाना बेहद ही लजीज लग रहा है। और मैं ठंडा हुआ जा रहा है, लेकिन थोड़ी दाल गरम करवा दीजिए। मास्टर शेफ में जा सकते हैं आशुतोष जी? खाने पे चर्चा चलती रहेगी। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको जानने का प्रयास किया जाए। आपको 2 साल हुए हैं अभी विधायक बने हुए, मगर जब हम आपके विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे तो आपने काम बहुत कराए हैं। तो क्या डर लगता है कि आने वाले समय में टिकट मिले ना मिले, ऐसा कुछ इस वजह से बड़ी हबड़ तबड़ में काम करा रहे हैं, या फिर अपने आराम से नहीं, आराम से करा रहे हैं, अपनी जीवन की स्टाइल है। आदरणीय मोदी जी देश के 76 साल हो गए, जब 10 साल में आदरणीय मोदी जी 4 घंटे से 5 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं सामान्य रूप से। इस समय तो उस दिन 2 बजे रात तक मीटिंग ले रहे, 2 घंटे सोए, अगले दिन दौरा करने चले गए। तो उनकी पार्टी का मैं छोटा सेवक हूँ, सबसे ज्यादा छोटा एक सिपाही हूँ। तो हमको भी 6 घंटे सोना चाहिए, 5 घंटे जब आदरणीय प्रधानमंत्री सोते हैं तो हमको भी 6 घंटे सोना चाहिए, दिन भर काम करना चाहिए। गुरु मानते हैं मोदी जी को? पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, तो हमारी पार्टी के मुखिया तो हुई श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनके बाद नरेंद्र मोदी जी, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा पर हमारी पार्टी चलती है। एकात्म मानववाद, अंत्योदय, गरीब से गरीब व्यक्ति जो जमीनी रेखा से नीचे हो उसको उठा के बराबरी सबकी रेखा पर लाना, यही अंत्योदय, यही एकात्म मानववाद है। उसी पर आदरणीय मोदी जी चल रहे हैं, उसी भी योगी चल रहे हैं, उसी पर आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी चलते हैं। ठीक है, उसी को मैं प्रयास कर रहा हूँ।
आशुतोष जी, आप की सोच बेहद ही बाकियों से अलग है, क्योंकि आप बड़े ही सरल किस्म के मुझे नजर में आए हैं। जिस तरह से हम यहाँ तक आए हैं और अभी भी हम 2 लोकेशंस होकर के आए हैं, लोगों से बड़े अच्छे से आपका बर्ताव है, सब कुछ है, बड़ी जमीनी तरह से आप जुड़े हुए हैं। राजनीति में आना कैसे हो गया? मतलब समाज सेवा सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स हो या समाज सेवा, हमारी नजर में राजनीति सेकंड नंबर पे है, समाज सेवा 1 नंबर पे है। चूंकि मैं 34 साल से, मैं सन 84 में अपने कॉलेज की सेक्रेटरी हुआ करता था, तो 34 साल से 33 साल से मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। अपने स्टूडेंट लीडर हुआ करता था अपने कॉलेज, चुनाव भी डीएसएम महाविद्यालय, उस समय एक ही पूरे जनपद में कॉलेज हुआ करता था, उसका मैं सेक्रेटरी था। तो जनसेवा अलग चीज है, राजनीति अलग चीज। जनसेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है, कोई पोर्टफोलियो पद कम महत्वपूर्ण है। मोदी जी भी अपनी गारंटी लेते हैं, जो मोदी जी मुंह से कह देते हैं, देश की जनता मानती है, हम लोग मानते हैं कि आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने कोई चीज कह दी तो वो उनकी गारंटी है। तो जैसे वो देश की गारंटी लेते हैं, आदरणीय योगी जी प्रदेश गारंटी लेते हैं, तो अपनी विधानसभा की गारंटी हमको भी लेनी पड़ेगी। जनता को भरोसा होना चाहिए अपने नेता के ऊपर कि जनता जो नेता कह रहा है वो करेगा। बड़े सपनों के साथ हमको क्षेत्र की जनता ने इतने भारी बहुमत से जिताया है। हमसे पहले आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी बहुत योग्य थे, हमसे हमारे पिता तुल्य हैं। वो यहाँ से विधायक थे 1 टर्न पहले हमसे जी। तो हृदय नारायण दीक्षित जी, क्या बात, माननीय हृदय दीक्षित जी थे। उनको 1,02,000 1,03,000 वोट मिला था। हमको जनता ने 1,27,000 समथिंग 1,28,000 वोट दिया। तो जब 25,000 उनसे भी ज्यादा वोट दिया तो हमसे अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ गई। तो अपेक्षाएं जब ज्यादा बढ़ गई, जितनी ज्यादा लीड होगी, जितने ज्यादा आप वोट पाएंगे, उससे ज्यादा जनता अपेक्षा होंगी। चूंकि जनता ने ज्यादा वोट आपको दिया तो उनपे खरा उतरने के लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, समय ज्यादा क्षेत्र में देना पड़ेगा। अभी तक मैं लखनऊ आवास पे 1 दिन भी नहीं रुका हूँ। अपनी जो सरकारी आवास मिला, मैं डेली उन्नाव आ जाता हूँ। जब सदन होता तो दिन में रहता हूँ, रात में अपने घर आ जाता हूँ और क्षेत्र में काम करता हूँ। जैसे सदन 4-5 बजे खत्म हो गया तो जो शादी ब्याह है क्षेत्र की, बिटिया रानी की शादियां हैं, वहां हमको 11 बजे जाए, चाहे 12 बज जाए, चाहे 2 बजे, पूरी बिटिया की शादी में लड़के तिलक न पहुंचे। लेकिन जो हमारी क्षेत्र की गरीबों की बिटिया की शादी होती, वहाँ हमारा प्रयास रहता है कि मैं पहुंचूं 95%, 95% पहुंचने हुई। ठीक है, आपकी पत्नी की भी बात करते हैं। 2012 में उन्हें भाजपा से टिकट भी मिला था। आप खाते रहिए, खाते खाते चर्चा चलती रहेगी। प्रोग्राम हमारा जायका सियासत का है, तो खाते खाते ही चर्चा करेंगे। तो उस वक्त भी टिकट तो मिला था, भाजपा से ही मिला था जी। 2012 में पत्नी को टिकट पार्टी ने दिया जी। तो उस वक्त क्या फर्क था कि उस वक्त उन्हें मौका नहीं मिला, पर अब देखा जाए इसमें जनपद में 2012 में पूरे जनपद में जो सीटें थी, 1 शहर की सीट थी, 5 ग्रामीण क्षेत्र की थी। तो उस समय भी आदरणीय मसराम जी पूर्व मंत्री हैं, हमसे बहुत सीनियर लीडर थे, बुजुर्ग थे, कई बार के विधायक रह चुके, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन पूरी जनपद के जो 5 ग्रामीण क्षेत्र हैं, शहर की बात अलग होती है, उनमें सबसे अधिक वोट हमें मिला था। अच्छा, उस समय भी 2012 में भी पूरे जनपद में भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उनमें सबसे ज्यादा वोट मिला था। लेकिन जनपद के 6 की 6 सीटें हार गई थी और उत्तर प्रदेश में बहुत थोड़ी अल्पसंख्या हमारी थी। खैर, एक चीज आपसे और भी पूछूंगी कि कभी सोचा कि परिवार में किसी को राजनीति में उतारना है? परिवार से अभी तो पहली बार मैं ही विधायक जीता हूँ। कभी लगता है कि नहीं बच्चों को भी राजनीति में भेजूंगा? नहीं, बड़ा बेटा तो इंजीनियर है, उसका इंटरेस्ट नहीं, छोटा बच्चा भी है स्कूल में। अच्छा, तो यानी परिवार से आप और आपकी पत्नी जो हैं, आप दोनों लोग कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के रखते हैं इम्पोर्टेंस के राजनीति में रहना चाहिए। हाँ, समाज सेवा करनी है, समाज सेवा करनी है तो राजनीति में तो होना चाहिए। समाज सेवा में कलम में ताकत नहीं होती। समाज सेवा आप कर रहे हैं और जब पॉलिटिक्स में कहीं आप आ गए तो आपके साइन में पावर आ जाता है, तो जो समाज सेवा काम है थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। मैं आपसे ये अगला सवाल पूछने वाली थी कि राजनीति या समाज सेवा? नंबर 1 समाज सेवा, दूसरी उस पे पॉलिटिक्स।
स्वास्थ्य को लेकर के भी, क्योंकि लोग जो आपको जानते हैं वो जानते हैं कि कोरोना काल में आपने बहुत काम कराए हैं, लोगों की मदद की है। तब विधायक भी नहीं था मैं। तब आप विधायक भी नहीं थे। तो मदद करी है, पैसे बांटे हैं, खाना खिलाया है, अपनी गाड़ी से आप उनको दूसरी विधानसभा क्षेत्र में छोड़ने भी गए हैं, इलाज करवाया है। तो ये सारी चीजों के बाद लगता है कि लोगों ने इसके बाद आप पे भरोसा जताया और उसके बाद कहीं ना कहीं आपको विधायक के रूप में सामने लाए। नहीं, जैसे प्रतापगढ़ वालों को रायबेली बॉर्डर में छोड़ देता था, या रायबेली वालों को अपने उन्नाव जिले में भेज देता था, तो कुंडा से तो आदरणीय राजा भैया जी लड़ेंगे जी हैं, और प्रतापगढ़ की दूसरी जो रामपुर है विधानसभा, वो आदरणीय प्रमोद तिवारी जी के बिटिया मोना दीदी लड़ती हैं, वहां तुम्हें लड़ने जाना नहीं। लेकिन वहां के लोग भी उन्नाव घर दरवाजे समाज जो लोग निकले प्रतापगढ़ या रायबेली, तो उनको मैं उन्नाव पास था, तो 50 किलोमीटर जो उन्नाव से बॉर्डर है 60 किलोमीटर, वो 60 किलोमीटर में अपनी गाड़ियों से पार करा देता था। उसके बाद वो जैसा चाहे। लोगों ने आपने विषय राजनीति नहीं, न पैसा बांटना सेकेंडरी है। पैसा कोई भी बांट सकता, पैसे को उद्योगपति बहुत लोगों में, तो गरीब आदमी हूँ, लेकिन क्या कोई उद्योगपति राज्यसभा जा सकता है, एमएलसी बन सकता है? लेकिन बड़े बड़े उद्योगपति आए, आपके कानपुर में भी सांसद के चुनाव लड़े, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि दुनिया में नहीं है, आप बहुत छोटी रही होंगी, और बहुत बड़े पूंजीपति थे। लेकिन एसएम बनर्जी हमारे ऐसे रहते थे, खाना खाते हुए दाल निकल आते थे, लेकिन उसके बाद जो बहुत बड़े उद्योगपति लड़े, जनता के चुनाव हार गए। राज्यसभा एमएलसी तो जा सकते हैं पैसे के दम पे। पैसा जो आपने कहा पैसा बांटते, पैसा बांटना बहुत आसान है। पैसा तो फिर तो सारे उद्योगपति सांसद विधायक हो जाए, समाज सेवक कभी नहीं बन पाएंगे अगर पैसा फैक्टर हो। पैसा सेकेंडरी है, सपोर्ट थोड़ा बहुत कर सकता, लेकिन समाज सेवा के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्या नया था कि लोगों ने हृदय नारायण दीक्षित जी की जब बात करते हैं तो वो लंबे वक्त से यहाँ पे रहे थे और उसके बाद आपको चुना, पहली बार आप विधायक बन के सामने आए, ऐसा क्या देख लिया लोगों ने? क्या आपको लगता है कि उनके कामों में कहीं कोई कमी थी, विकास कार्य नहीं, ऐसा नहीं कर पा रहे थे? दीक्षित जी की उम्र पूरी हो चुकी थी। आज भी भारतीय जनता पार्टी में हमारे वहाँ 75 के एक नियम था, और 2000 एक्चुअल में दीक्षित जी हमारे भगवान नगर से कभी विधायक नहीं रहे, पूर्वा विधानसभा से विधायक होते थे। 2012 में हमारी धर्मपत्नी भारतीय जनता पार्टी से लड़ी थी, 2017 में दीक्षित जी को दिया गया। दीक्षित जी हमारे पिता तुल्य थे, हमारे पिताजी के मित्र थे, हमारे पिताजी से छोटे थे। उस समय पिताजी का देहांत हो गया था, हमारी माता जी जीवित थी, तो मैं भी उनका बेटा हूँ। तो हमने चाचा को चुनाव लड़ाया, चाचा जीते, खुशी की बात है। और जब उनको टिकट का मतलब ऑफर नहीं था, चूंकि उम्र पूरी हो चुकी थी, किसी को 75 साल वाले को नहीं मिली उम्र, तो हमें टिकट दी गई और सबका आशीर्वाद मिला बुजुर्गों का, हम चुनाव जीते। ये भी माना जाता है कि वो कहीं ना कहीं अपने बेटे के लिए लगे हुए थे टिकट मांगने के लिए, मगर टिकट नहीं। ऐसा कुछ, अरे ऐसा पार्टी में हमारे वहाँ बेटा भाई ये नहीं चलता। हमारे वहाँ आदरणीय मोदी जी को भी कहाँ लड़ना है, यही तो भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी को भी कहाँ से लड़ना है, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। हमारी पार्टी में कोई नहीं तय कर सकता। अभी आपने कहा कि राजनीति बेटे को कराना हम नहीं तय कर सकते हैं, बेटे को बिटिया को राजनीति करा दें, ये पार्टी तय करती है। यही बसपा में आपने कहा था, वहां 2007 में बसपा से लड़ चुका हूँ, लेकिन 12 भी लड़ा और 22 में विधायक हूँ, 2 चुनाव भाजपा लड़ा, 1 बसपा। वहां तो ये सब चल सकता है कि अपने बाद हम अपने बेटे को प्रेजेंट कर दें, क्या आदरणीय बहन जी हमारे बेटे को टिकट दे दीजिए, लेकिन यहाँ ये नहीं चल सकता। यहाँ जो पार्टी काम करेगा दिन रात, पार्टी उचित समझेगी, तो बेटा बेटी कुछ नहीं, अगर पार्टी का कार्यकर्ता है, पार्टी की कोर कमेटी बैठती है लखनऊ में, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठता है, अगर वो तय करेगी तो टिकट मिलेगा, नहीं तय करेगी आप ताकत में चाहे जितना हो टिकट नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगी। टिकट कोर कमेटी लखनऊ बैठती है, उसके बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। अच्छा विधायक जी, राजनीति के परे अगर आपसे जाने, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या शौक हैं आपके, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए इस बारे में। शौक क्या रखते हैं? शौक में हमारे सुबह पपीता, अच्छा, हाँ,
दलिया, मीठी नमकीन, कोई भी हो। खाने में आपके प्रिय हैं जो? नाश्ते में बताते हैं, नाश्ते में और हमने खाने पूछा ना, खाने में नाश्ता भी आता, लंच भी आता, डिनर भी आता, और दोपहर का खाना बहुत कम नसीब हो पाता। आज आप बहुत हम भाग्यवान हैं जो दोपहर में आपने हमको भोजन करा दिया। वरना आपका भोजन कितने बजे होता है? दोपहर में नहीं हो पाता, बहुत कम हो पाता। कब करते हैं? शाम को लंच करते हैं? रात में। और दोपहर में अगर भोजन करने को मिल गया, महीने में 2 4 5 दिन क्षेत्र रहता हूँ, नहीं खा पाता हूँ, तो 2 से 3 के बीच में। और रात में भोजन फिर दाल चावल रोटी सब्जी पसंद करता हूँ, घरेलू भोजन, प्योर देसी, और पनीर नहीं पसंद करता हूँ। नहीं। इस पूरे इंटरव्यू के बीच में मैंने एक चीज देखी कि आपको नेचर के करीब रहना, ग्रीनरी के करीब रहना, और रात में फिर आता हूँ, देसी तरह से खाना खाना, ये सब आपको बहुत पसंद रात है। में फिर आता हूँ 2 घंटे के लिए, सुबह 2 घंटे दो, और उन 2 घंटों में हमारी क्षेत्र की जनता को मालूम है हाँ, कि टाइमिंग क्या है, तो वो उसी समय आते हैं। आते हैं, काम करा ले जाते हैं। फिर उसके बाद उन 9 घर में बैठता हूँ, शनिवार को अपने परिमल वाटिका फार्म हाउस बैठता हूँ, और बुधवार को ब्लॉक में बैठता हूँ बीघापुर, और संडे को पूरा दिन उन 9 में बैठता हूँ और क्षेत्र में रहता हूँ। परिवार में या कह लें आपके दोस्तों की बात कर ले, सबसे ज्यादा किससे करीब हैं आप, जिससे आपको लगता है कि आप बात करते हैं तो आपका मन हल्का हो जाता है? कोई खुशी की बात है, कोई गम की बात है? बताते हैं। पिताजी से तो कभी बात ही नहीं कर पाए ज्यादा, डर की वजह से? हाँ, डर लगता था। लड़कों को डर होता है अपने हाँ, पिताजी बहुत सख्त थे, और साहित्यकार थे। डॉक्टर सूर्यनारायण शुक्ल हमारे पिताजी का नाम, प्रधानाचार्य भी रहे, और 16 ग्रंथ लिखे उन्होंने। सैरंधी हमा का भी लिखा उन्होंने, सती सुलोचना खंड का भी लिखा, प्रतिमा उपन्यास लिखा। उनका मैं पुत्र हूँ। हमको चाहते बहुत थे, लेकिन उनसे मैं नजरें नहीं मिला पाता था, अपना कष्ट कभी नहीं कह पाया। हमारी माता जी भी 6 महीने पहले खत्म हुई। माता जी से हमने हर बात कह ली अपनी, जब भी कोई कष्ट हुआ माता जी से शेयर कर लेता हूँ। और हमारी एक बहन है, हमारे पड़ोस में रहती बगल में, अर्चना शुक्ला, वो हमको बहुत चाहती है। पूरे रिश्तेदार नातेदारों में सबसे ज्यादा हमको जो चाहती है, माता जी पिताजी है नहीं, तो हमारी बहन हमको बहुत चाहती है। परिवार के बहुत करीब हैं आप। बहन बहुत चाहती। ठीक है। कोई ऐसे शौक हमें बताइए जो अभी तक लोगों को नहीं पता है, आपके क्षेत्र की जनता है जो नहीं जानती है कि ये भी आप करते हैं, ये भी आपके शौक है, अंदर से ये ऐसे भी हैं। कोई एक शौक जो आज आप हमारी टीवी स्क्रीन पे हमारे व्यूअर्स को बताएंगे और एक बड़ा खुलासा होगा कि आप ये भी करते हैं। हमको सबसे ज्यादा पसंद है कि थोड़ी देर सुबह या शाम जब हमको समय मिल जाए तो अपनी गाड़ी से उतर के कपड़े उतार के रख दूं, और केवल लुंगी पे हूँ, बनियान पे हूँ। अच्छा। और लुंगी भी फोल्ड कर लूं, हाफ कर लूं, और केवल बनियान पहनूं, कपड़े उतार सब गाड़ी में चले जाए, और कपड़े खुरपी लेके पेड़ों की गुड़ाई करता रहूं, कटर लेके पेड़ों की कटाई करूं। ये सब आपने किससे सीखा है? ये सब माता जी से अपनी। माता जी का पहले कोई बैकग्राउंड ऐसा रहा है जहाँ पे उन्होंने? नाना जी का हमारे वो थे, अध्यापक थे उस आजादी जमाने में। माता जी भी टीचर थी हमारी, और तो माता जी को बहुत शौक था। ये जो पेड़ों का शौक है, ये ननिहाल पद से है। पिताजी के वहाँ पापा जी को कोई शौक नहीं था पेड़ों का। अच्छा। हाँ, अब हमारी वाइफ को कोई शौक नहीं है, बेटे को कोई शौक नहीं, हमारी बिटिया को शौक है। हमारे बाद हमारी बिटिया को शौक है। उनको बंद जगह में पसंद रहना, हमारी पत्नी को, कि पानी ना पावे, धूल ना आवे। और हमको पसंद है धूल आ जाए तो आ जाए, पानी आ जाए, पोंछा लग जाएगा, लेकिन एरी हो। डबल इंजन की सरकार है देश में भी और प्रदेश में भी। क्या लगता है विकास कार्य उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरह से चल रहे हैं, ये अगर थोड़ा और ज्यादा होते, आपको लगता कि जनता खुश होती? क्योंकि अभी रोजगार के तौर पे देखें या विकास कार्य में, या कई ऐसे अगर देखा जाए तो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग खुश हैं, मगर ऐसा लगता है कि भाजपा भी सबको खुश करने में कामयाब नहीं हो पाई है। तो ये कैसे चलेगा ऐसे? जी, 76 साल बनाम 10 साल तुलना में आप बता रहे हैं ये तो।
सुनिए, तुलना नहीं। 76 साल के देश आजादी हुए, दूसरी पार्टियों को राज्य रहा। आदरणीय मोदी जी का 10 साल का राज्य है, आदरणीय योगी जी का भी 7 साल का राज्य है। कोई चीज है, पढ़ने में भी तुलनात्मक अध्ययन होता है, परसेंटेज बांटा जाता है। 100 का 100 बच्चे नंबर बहुत नहीं आ पाते। किसके 98%, 98 98 98 यहाँ तक परसेंटेज चलता। तो जब हमको किसी काम की समीक्षा करनी चाहिए तो एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। जब जिले से अच्छी सुविधाएं हम अपने क्षेत्र में देंगे तो हमारे लोग वहां क्यों जाएंगे? फ्री है, एक्सरे मशीन अस्पताल में लगवा दिया, 1 रुपया उसका शुल्क नहीं लिया जाता। आगे भी कुछ ऐसे बड़े काम करवाएंगे जनता के लिए, बराबर कर रहे हैं, के क्षेत्र में बराबर कर रहे हैं। और सुनिए, मशीन लगाई 5 करोड़ 43 लाख रोड में वहां पे ले आया। ये आपने मोदी जी का, योगी जी का काम पूछा। एक स्पेस रोड, ये रोड निकल रही है आपके सामने से जहां बैठी, दूसरी स्पेस रोड जिससे आप चल के आई हैं 500 मीटर पहले से, 500 भी नहीं होगा, 200-300 मीटर, ये तो 50 मीटर में, वो लखनऊ से रायबरेली तक NH बना है, लालगंज तक, उन्नाव लालगंज हाईवे ठीक बना है। ये स्पेस रोड निकल रहा है, 2 हो गई। तीसरा गंगा एक्सप्रेस वे मेरी विधानसभा से होके निकल रहा। तो मैं तो खुद किस्मत हूं, आदरणीय नितिन गडकरी को, आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूं कि एक विधानसभा से 3 एक्सप्रेस वे निकल जाए। अब इससे ज्यादा विकास कौन क्या सरकार में करा दे? 66 साल में एक भी एक्सप्रेस वे नहीं था मेरी विधानसभा में, और 10 साल में 2 एक्सप्रेस वे और हाईवे निकल जाए। अब इससे ज्यादा विकास क्या होगा? जायका सियासत का शो में अब हमने क्योंकि बहुत सारा खा लिया है इसको लेकर के, अब हम चाहेंगे कि एक बार हम ये पूरे फार्म हाउस का भी भ्रमण कर ले विधायक जी के साथ, और थोड़ा सा देसी अंदाज में भी हम चाहेंगे कि उनको देखने को मिले, जैसे कि उनका डेली रूटीन रहता है वो बता रहे हैं। और उसी तरह से एक ऐसी चीज है जो हमारे व्यूअर्स के लिए बेहद ही सरप्राइजिंग रहने वाली है, तो बस कुछ ही देर में हम आपको वो दिखाने वाले हैं। आप देखते रहिए जायका सियासत का। आप जरा खूबसूरती देख लीजिए कि कितनी ज्यादा है। ये नेचुरल खाद है जिसको लेकर के वो बता रहे हैं कि कैसे डाल करके इनका पोषण दिया जाता है इनको। विधायक आशुतोष जी हैं और हम लोग ट्रैक्टर पे बैठ चुके हैं। बड़े देसी तरीके से आज उनका इंटरव्यू हुआ है और अब हम उनके फार्म हाउस पे ट्रैक्टर उनको चलवा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से वो ट्रैक्टर की सवारी हमें कराने वाले हैं। आज जायका सियासत का शो पे विधायक आशुतोष शुक्ला जी हमें ट्रैक्टर की सवारी करवा रहे हैं। अब बताइए कि ये कितना आपको पेट्स पसंद है, ये बताइए जी। आपने लैब्राडोर भी पाल के रखे हैं यहाँ पे, कितना आपको पसंद है? ये प्राणी बेजुबान होते हैं, हाँ। उनकी जुबान नहीं होती, तो हमारी सोच है कि ये बेजुबान होते हैं तो इनकी जितनी सेवा की जाए उतना कम है। तो सवारी आपने गाड़ी में की होगी, प्लेन में की होगी, बस में की होगी, पर जायका सियासत का जो शो है उस पे अब हम जिस चीज की सवारी करने वाले हैं वो शायद देख करके विधायक जी आपको चौंका सकते हैं। तो ये डिस्क्लेमर है, देखने से पहले एक बार अपना दिल थाम के बैठ लीजिए, ये देखें कि विधायक जी आज हमें सवारी कहाँ और कैसे करा रहे हैं।
तो इस वक्त एक बैलगाड़ी में हम मौजूद हैं। अगर आप देख सकते हैं, विधायक आशुतोष जी हैं। इससे पहले हम ट्रैक्टर में बैठे थे और अब हम बैलगाड़ी में सवार हो चुके हैं। ऐसी चीजें विधायक जी हम लोग को दिखा करके चौंका रहे हैं जो किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। सर पे गमछा बांध करके और बड़े ही देसी अंदाज में अब बैलगाड़ी चलाई है। आशुतोष जी जो आपको जानते हैं, शायद उन्होंने कभी आपको इतना देसी अवतार में नहीं देखा है। ट्रैक्टर भी चला लिया, बैलगाड़ी पे भी बैठ लिए, सवारी कर ली और उसके बाद हम लोग ने बड़े देसी अंदाज में लिट्टी चोखा और सब कुछ खाया है। तो लगा कि व्यूअर्स आपको देख करके इस तरह से चौंकने वाले कि ये आपका असल रूप है? नहीं, कुछ लोग नहीं चौंकेंगे। कभी कभी अपने खेत भी काटते हैं। हाँ, ये जो अभी इसको ये गेहूं है तो कभी कभी इसकी कटाई करते हैं। ये भी आप करते हैं? कर लेते हैं। कर लेते हैं, करते नहीं, कर लेते हैं। जब हम कोरोना था ना तो खाली टाइम में क्या करें, तो आपने आते ये थे किया? तो नहीं, वीडियो वायरल कर दिया था बच्चों ने। अच्छा, विधायक हमारे जी ये भी बच्चों ने करते नहीं, हैं? जो काटने वाली आई थी हाँ, महिलाएं, हाँ। उनमें एक बिटिया ने कर दिया था। अच्छा, हम दिन भर काटने लगे तो उसने वीडियो बना लिया, वायरल कर दिया उसने। एक बिटिया थी हाँ। तो उसने वायरल कर दिया। सब काटते हैं तो हम वो भी कर लेते हैं, हंसिया से गेहूं काट लेते हैं। मतलब और कितने रूप हैं जो आपके अभी देखने बाकी हैं। एक और खास लोकेशन पे आपको लेकर के जाएंगे। जब जैसे ही वहां पे पहुंचते हैं तो वो भी आपके लिए बेहद ही सरप्राइजिंग होने वाला है। उन्नाव की बहुत खास जगह मानी जाती है वो, और वहां बिना जाए आपका यहाँ का जो उन्नाव का सफर है वो पूरा नहीं होता है। तो चलते हैं अपने दूसरे सिद्धपीठ पड़ाव की चंद्रिका ओर। मैया मंदिर। जी, आइए, चलिए। इधर सब। आइए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बक्सर धाम में। आपको बता दें कि ये बहुत ही खास जगह है क्योंकि माँ चंद्रिका देवी के मंदिर में है। ये माँ चंडी देवी की शक्ति पीठ कहा जाता है और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि अगर आप उन्नाव आए और यहाँ पे दर्शन नहीं किया तो आपकी जितनी उन्नाव की विजिट है वो अधूरी है। फिर चाहे वो मुंडन हो या नई कार ली हो, यहाँ पे हर कोई आकर के माता के दर्शन के लिए जरूर आतुर दिखता है। आज हम उसी पावन धरती पर आ चुके हैं और आपको लेकर के चलते हैं माँ चंद्रिका देवी के चरणों में। चलिए। कब तक बदलाव की उम्मीद हम कर सकते 6 हैं? महीने बाद। अभी तो 2 महीने चुनाव चलेगा। हाँ। 2 महीने। और इसमें जैसे वहाँ छोटी छोटी देखी थी नक्काशियाँ, तो विशाल। अच्छा, यानी एक बड़ा पत्थर है जिसपे नक्काशी होगी और जगह जगह अलग अलग वहाँ जितने पैनल है इनमें पैनल का ऑर्डर हमने दिया है। और यहाँ पर भी जयपुर स्टाइल में, अच्छा, पिलर पे भी आप पिलर पे नक्काशी। और जैसे दुकान का नाम नंदू कुशली भंडार लिखा है, हाँ। तो एक से ऐसी दुकानें हो जाए हम चाहते हैं। अच्छा, एक जैसी हो जाएगी। बहुत दुकानें बढ़िया। जयपुर की। तो कैसा लग रहा है आपको? यहाँ पे बिल्कुल हुलिया बदलने वाला है। दादा की माता की कृपा हो, दादा का हाथ है, सब बहुत बढ़िया होगा यहाँ। अभी तक तो बहुत अच्छा हुआ है और बढ़िया कि आप दादा ने जो बताया है बहुत अच्छा है। माँ चंद्रिका देवी का मंदिर है जहाँ पे हम आज दर्शन के लिए आए हुए हैं। ये जायका सियासत का हमारा क्योंकि प्रोग्राम है और हर बार हम अलग अलग लोकेशंस पे जा करके अपने विधायक जी को घुमाते हैं। आज विधायक जी हमें लेकर के आए हैं इस मंदिर में। तो माँ
चंद्रिका देवी के मंदिर में हम मौजूद हैं और हमारे साथ उन्नाव जनपद के भगवंत नगर विधानसभा से विधायक हैं आशुतोष शुक्ला जी। आशुतोष जी, इस वक्त हम गंगा नदी की सवारी करने के लिए चल पड़े हैं। कहते हैं कि यहाँ पर गंगा नदी का बेहद ही खास स्थान है, यहाँ महत्व है और यहाँ पर उत्तर दिशा की तरफ गंगा बहती है, जिस वजह से इसकी जो मान्यता है वो और बढ़ जाती है। तो ऐसे कभी आना होता है? इस वक्त इतना शाम का वक्त है और अगर आप देखें कि किस तरह से अंधेरा हो रखा है, मगर हम लोग आचमन के लिए गंगा मैया के दर्शन के लिए भी निकल पड़े हैं। तो आशुतोष जी, कभी ऐसा हुआ है कि आप ऐसे आए हैं सवारी करने के लिए? बराबर आता रहता हूँ, अभी 10 दिन पहले आया था। हाँ। तो 14 किलोमीटर 7 किलोमीटर में गया था, 7 किलोमीटर। उसका कारण ये था 14 किलोमीटर हमें यात्रा करनी पड़ेगी स्टीमर से। अच्छा। एक भगवान शिव शंकर भगवान का मंदिर है नदी जी के किनारे। अच्छा। और ये 3 मंदिर यहाँ ऐसे हैं। जब मुगल लोग आए, मंदिर तोड़ने लगे थे, एक चंद्रिका मैया का, एक शंकर जी का, एक मंदिर शंकर जी का और है, ये तोड़ नहीं पाए। लेकिन वो मंदिर एकदम गंगा जी का किनारे, चंद्रिका मैया मंदिर गंगा जी से करीब 20 मीटर 30 मीटर हटके है। तो ये 3 सिरे मौजूद है, एक सिरा एकदम दह गया है। अच्छा। तो उसको देखने आया था मैं। उसको चुनाव के बाद जलकुंभी है वो, कोई मतलब जलकुंभी है। अच्छा। तो चुनाव के बाद उसको हमको ठीक कराना था, तो उसको देखने में गया था। तो उस दिन 14 किलोमीटर दूर हमें 7 किलोमीटर जाना पड़ा। 7 बोट से जाना पड़ा और बोट से आना पड़ा। जी, नहीं ऐसे दिखता ना। ठीक है। क्या नुकसान हो रहा है, क्योंकि गंगा जी के किनारे पे बैक साइड में गिर गया पूरा। अच्छा। तो गंगा जी से मैं स्टीमर से गया। ठीक है। अगर मैं पीछे की तरफ दिखाऊं तो इस वक्त ये मंदिर का ये पूरा प्रेमाइसिस हमें नजर आता है। जी। और मंदिर के जब मैं लोगों से पिछली बार मिलने आई थी तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि आपने यहाँ के लिए बड़ा काम कराया है और यहाँ पे अभी भी काम चालू है और बहुत जल्दी यहाँ के विकास कार्य जो है वो भी पूरे हो जाएंगे। जी, आचार संहिता लगने के कारण काम रुक गया है। हाँ। 4 जून को जैसे काउंटिंग हो जाएगी, आदरणीय मोदी जी भारत देश प्रधानमंत्री बन जाएंगे, सौभाग्य विषय होगा। तो उसके बाद तुरंत जैसे आचार संहिता खत्म होगी वैसे काम फिर से चालू होगा। और एक बार आप फिर आएंगे दर्शन करने के लिए यहाँ पे माता के चरणों में। तो ऐसा कोई मनोकामना जो आपने यहाँ पे मांगी हो और पूरी हुई हो? हमारी समझ से मनोकामना मांगने की जरूरत नहीं है। माता जी अंतर्यामी है, केवल चरण छूते हैं। सबसे जिंदगी बुरा वक्त हमारा उस दिन था, 2 साल पहले जो हमें टिकट नहीं मिल पाई थी, लेकिन हमने नामांकन करा दिया था। हमारे पंडित जी ने बताया कि ये तारीख है, इसी को नामांकन होना। तो डेट नहीं मिल पाई थी। एक तरफ पार्टी की डेट आती है और एक तरफ हम लोगों को पंडित जी के हिसाब से, मैं ब्राह्मण समाज से नामांकन कराना पड़ता है। तो उस दिन बहुत असमंजस स्थिति थी, मैंने अपना नामांकन भी करा दिया और टिकट लिस्ट घोषित नहीं हुई थी अभी 2 साल पहले। तो आके नामांकन के बाद सीधे मैं माता जी के चरणों में गिर पड़ा और आंखों से हमारे अश्रु की धार बह रही थी। और जब घर पहुंचे तो रात में 8:30-9 बजे लिस्ट मेरा नाम घोषित हो गया। तो इस वक्त हम मौजूद हैं मां चंद्रिका देवी के मंदिर में आशीर्वाद लेने के लिए। यहाँ पर विधायक जी भी हमारे साथ पहुंचे हुए हैं। मैं बता दूं कि यहाँ पे ये बड़े लंबे वक्त से पौराणिक अगर कथाओं में इस मंदिर का जो वर्णन है वो किया गया है। सतयुग की बात करें तो सतयुग में भी ऐसा माना गया है कि 2 राजा थे, एक ऋषि थे। जब दुर्गा सप्तशती का जो ज्ञान था वो उन्हें मिला था महर्षि से। फिर उसके बाद जब त्रेता युग की बात होती है तो वाल्मीकि जी भी यहीं पे आए थे और उन्होंने भी यहाँ पे लंबे वक्त का जो था वहाँ पे वनवास किया था, हवन पूजन किया था। उसके बाद भी कई ऐसे महर्षि आए हैं जिन्होंने इसी मंदिर पर बैठ करके अपने हवन पूजन किए थे। जी जी। इवन अगर मैं बात करूं तो कई ऐसे पुराण हैं, या तो मैं बता दूं कि भविष्य पुराण है,
कई ऐसे पुराण हैं जिसमें इसकी मान्यता के बारे में बताया गया है। और आज क्योंकि देवी मंदिर में आए हुए हैं तो यहाँ पे पूजन भी करेंगे और माता के दर्शन भी करेंगे। बहुत पुराने काल से यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे माँ चंडिका और माँ अंबिका के रूप में 2 मूर्तियों की स्थापना की गई है। और आज हम यहाँ पर आए हैं, मैं आपको दिखा दूं कि कितना भव्य श्रृंगार किया गया है यहाँ पर माता का। आशुतोष जी, कैसा महसूस हो रहा है आज, क्योंकि देवी के दरबार में आए हैं, बुलाया है? अनुभूत हो रही, और आपको, आपकी पूरी टीम को भी, पूरे कार्यक्रम की, पूरी जो दिन भर की थी, मैया के दर्शन करके, मैया के चरणों में आशीर्वाद लेके पूरी दिन की थकावट दूर हो गई। हमारी समझ से आपकी टीम की भी थकावट दूर हो गई होगी दर्शन करके मन धन्य हो गई आप लोग जो आरती में भाग लिया। देखिए, आरती करके मन बहुत प्रसन्न हो गया है। और यहाँ पे देखिए, कहते हैं कि देवी जिसको बुलाती है, जिसके पास बुलावा आ गया वो ही आ गया। तो देखिए, जायका सियासत का तो एक बहाना था और इसी बहाने से देवी के दर्शन हुए और आज आ गया और आपके साथ। जी। तो अब क्योंकि जायका सियासत का जो प्रोग्राम है वो अब अपने, आज का जो शो है वो अपने अंतिम चरणों में है, तो इसलिए आपसे पूछना चाहेंगे कि कैसा रहा पूरा आज, क्योंकि हमने साथ में वक्त बिताया है, साथ में हमने खाया है और तमाम ऐसे आपकी विधानसभा से जुड़े विकास कार्यों पे भी बात की है जिसके बारे में जनता जानना चाहती थी कि आखिर आपके मन में क्या है इन सारे प्लान्स को लेकर। प्रोग्राम केवल आपसे निवेदन करते रहेंगे जी कि महीने 2 महीने में हमारी क्षेत्र की ऐसे ही समस्याएं जी और आप दिखाते रहे। नहीं, आपकी समस्याएं हैं या लोगों की समस्याएं हैं, वो सब हमारे प्रोग्राम के माध्यम से हम जनता का भला होगा, लोगों को जागरूक करते रहेंगे। और एक बारी मैं चाहूंगी कि यहाँ भूतेश्वर भगवान है तो इनके भी दर्शन कर लिए जाए। आज पल पल का आपको अपडेट दे रहे थे कि विधायक जी का आखिर दिनचर्या क्या है और किस तरह से वो लोगों से जनसंपर्क करते हैं और कहाँ जाते हैं, कैसे बैठते हैं। तो मैंने विधायक जी से कहा कि नहीं, हमें थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि उन्नाव की जनता आपको जानती है मगर हमारे चैनल के व्यूअर्स भी हैं जो उनको और जानना चाहते हैं। राजनीतिक जीवन उन्होंने कैसे जिया है ये सबने देखा, मगर रियल लाइफ की बात की जाए तो वो कैसे हैं, ये आज हमने आपको जायका सियासत शो के माध्यम से बताया है। तो विधायक जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज पूरा दिन रहने के लिए और अपने तमाम जनसंपर्क या लोगों से बातचीत का। मैं देख रही थी कि आपको कॉल्स आ रहे थे मगर आपने बड़े स्मार्टली उनको हैंडल किया और आपने कहा कि अभी आप इनको दोबारा कॉल बैक करेंगे। कहीं पे कोई चीज लटक रही थी तो आपने उसके फॉलो अप के लिए भी बात करते रहे। आप बहुत बिजी रहते हैं, मगर आज जायका सियासत का एक शो है जहां पर हम तमाम ऐसे MLA, MLCs, MPs यानी कि कई राजनीतिक हस्तियों को इंटरव्यू करते हैं। आज आपके साथ हमारा दिन था, कैसा रहा एक्सपीरियंस? सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग कानपुर से हमारे बीच में आए। हमारी विधानसभा आप लोग अतिथि, दोपहर से आपके साथ हमने
कार्यक्रम की शाम को आके सारी थकावट अपने आप दूर हो गई। ऐसे धाम में आ गए माँ चंद्रिका मैया के धाम में कि जहाँ आने के बाद कुछ कहने को नहीं रह जाता है, और साथ ही साथ हमारा समय बर्बाद नहीं हुआ, समय सार्थक हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से जो हमारी विधानसभा के अलावा हमारी विधानसभा के लोग सारे देश में हैं, वो भी देख सकेंगे कि क्षेत्रीय विधायक यहाँ क्या विकास कार्य कर रहे हैं, क्या काम करा रहे हैं। ये भी चुनाव के पहले उन्होंने सेल्फी पॉइंट हमारे द्वारा बनाया गया, कुछ कार्य अवशेष भी है। और अभी चुनाव के बाद चंद्रिका मैया जहाँ हम लोग दर्शन करके आए हैं, वहाँ भी राम मंदिर की तर्ज पे भारी पैमाने पे काम सूक्ष्म उसमें, जैसे वहाँ बहुत ब्राइड है तो स्टाइल वही होगी, लेकिन सूक्ष्म काम कराने का प्रयास कर। तो यानी अगली बार जब माता का बुलावा आएगा तो काफी बदलाव नजर आने वाला है इस विधानसभा। तो ठीक है, हमें लगता है कि हमारे व्यूअर्स को एक नया शो देखने को मिलने वाला है, जहाँ पे उन्नाव की इस भगवंत नगर विधानसभा के बारे में हम आपको तमाम ऐसी जगहों पर भ्रमण कराने वाले हैं जो यहाँ पर बन रही हैं या जो पहले से हैं, या विधायक जी जो बता रहे हैं कि अगली बार आएंगे। महाप्राण पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी जी के वहाँ ले चलेंगे, निराला जी के वहाँ, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी के वहाँ, गोबराहा ले चलेंगे आपको, परमेश्वर दिन लोधी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, एक अंबेडकर जी के नाम पे हमने काम कराया है परिणापार में, वहाँ ले चलेंगे। ऐसे करके 4-4 एक दिन में 4-4 करके हर महीने में एक दिन आपको हम समय देंगे, महीने 2 महीने, और हमारी विधानसभा लगभग आप पूरी कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। तो जायका पूरी टीम को भी सियासत का फिलहाल जो अंतिम चरण है वो पूरा हो चुका है, और मैं चाहूंगी कि एक बार सभी टीम मेंबर्स, सभी लोग थे जो विधायक जी के साथ थे, जिन्होंने इस प्रोग्राम को सफल बनाने में बहुत योगदान दिया है, मैं उन सभी का धन्यवाद करती हूँ। मैं विधायक जी का भी धन्यवाद करती हूँ जिनकी वजह से आज इस कार्यक्रम को सफल बनाया जा सका। क्योंकि देखिए, वादे और दावे आप करते हैं, धरातल पे क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं, मगर जब तक आपका साथ नहीं रहेगा तब तक हम जा करके वहाँ पे क्या कमी है और कैसे दूर किया जा सकता है, तो आप कैमरे में देखी नहीं, उसको लेकर के काम बोल रहा है जी, काम बोलता है, कम बोल रहे हैं, काम बोलता है। तो हमारी भी यही कोशिश, कुछ भी दावे करें लेकिन धरातल पे कुछ ना हो। जी जी, हम कम बोले, धरातल सब कुछ दिखे, तब हम सफल। ठीक है, तो एक बार फिर एक ऐसे ही राजनीतिक हस्ती के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए जायका सियासत का, सिर्फ ABC न्यूज़ पर।